दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो पहले उसे देखिए। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 2 हम पहले कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दे, अंतर का मतलब घटा होती है, तो 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो एक संख्या वह दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो हमने बताना है कि वे संख्या कौन कौन सी हैं। तो चलिए करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना एक संख्या, दो संख्या दी गई है, तो हम एक संख्या क्या माने, x है। हमने माना कि एक संख्या x है, माना। अब दूसरी संख्या को मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी करते आ रहे हैं, तो बड़ी आसान है। अब देखिए, आपको एक एक लाइन पढ़ते जाना और अपना क्वेश्चन बनाते जाना है। मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। तो देखिए कैसे। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या हमारे पास x, दूसरी है y, तो इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हमारे पास 26 है प्रश्नानुसार। दो संख्याओं का अंतर जो हमारे पास है वो 26 है। तो देखिए, अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 हमें मिल चुकी है। अब समीकरण 1 तो हमें मिल चुकी है। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी में हमें क्या कहा गया है, ये एक लाइन हमें पढ़ चुके हैं, तो दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो देखिए, एक संख्या क्या है हमारे पास x, वो 3 गुणी है दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास y, इसकी 3 गुणी है। अगर इसको 3 से गुणा करते तो ये x के बराबर है। तो समीकरण 2 भी हमें मिल चुकी है। अब देखिए, समीकरण 2 में हमें x का मान पहले से ही मिल चुका है। x इज इक्वल टू, जैसा हम पहले करते थे, प्रतिस्थापन विधि से ही इनका भी हल करना है। तो x इज इक्वल टू 3y हमने मिल चुका है। और 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से ही सारे क्वेश्चनों का हल करना है। तो देखिए, अब x इक्वल टू 3y को समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें पहले ही x इज इक्वल टू दिस मिल चुका है, तो इसका मान x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए, अब x की जगह हमें क्या रखना है, 3y। तो 3y, x की जगह हमने 3y रख लिया, माइनस y इक्वल टू हमारे पास कितना है 26। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 3y में से अगर एक y गया तो हमारे पास क्या आया 2y इक्वल टू 26 हमारे पास एज इट इज। देखिए, अब ये 2 यहाँ पर क्या है, गुणा का, तो इधर आकर भाग का, तो y इक्वल टू 26/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 13। यहाँ से हमारे पास y का मान आ चुका है। अब क्या करना है, वेरी गुड, आपको पता है y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी भी समीकरण में आप y का मान रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। y का मान समीकरण 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं। 2 में रखने पर, मैं यहाँ पर 2 में रख लेता हूँ। 2 में रखने पर देखिए, x इक्वल टू y की जगह हमें क्या रखना है, 13 है। तो 3 इंटू 13, ये हमारे पास x इक्वल टू, अगर 13 को इससे गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, ये हमारे पास x का मान आ चुका है। अब देखिए, ये x का और y का मान हमारे पास आ चुका है। x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13 है। 13, तो हमारे पास पहली संख्या है वो क्या है हमारे पास 39 और दूसरी संख्या हमारे पास 13 है। अगर इन दोनों का अंतर करें तो क्या आएगा हमारे पास 26 बचता है।
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें दोनों कोण बताने हैं कि कितनी कितनी डिग्री के वे कोण है। तो देखिए, माना बड़ा कोण, पहले हम बड़ा कोण मान लेते हैं। बड़ा कोण है, आपको एक क्वेश्चन करने ही आ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से। बड़ा कोण हम x मान लेते हैं और माना छोटा कोण है, छोटा कोण को हम क्या मानेंगे, y। अब देखिए इसने क्या कहा कि जो बड़ा कोण है यानी x है, जो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार x है, x इक्वल टू किसके इक्वल है, छोटे कोण से 18 डिग्री। छोटा कोण क्या हमारे पास, y। अगर इसमें हम 18 डिग्री जोड़ दे तो x के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है। देखिए इन्हें कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी अगर हम छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दे तो x के बराबर हो जाएगा, बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है। अब समीकरण 2 के लिए हमें कुछ नहीं दिया गया है, दिया गया है क्या, वे दोनों संपूरक कोण है। और संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए अब x प्लस y दोनों कोणों को अगर हम जोड़ लें तो 180 डिग्री आएगा हमारे पास। ये हमारे पास समीकरण 2। घबराने की कोई बात नहीं है। संपूरक दो, जब दो संपूरक कोण दे रखे हैं हमें तो हम उनको जोड़ देंगे, 180 डिग्री आएगा। हमें पता है संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, पहले वाले तरीके से ही इसको सोल्व करना है। तो देखिए x इक्वल टू हमें पहले ही दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में क्या रख लेंगे, x इक्वल टू ये रख लेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 18 रखने पर यानी x की जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y प्लस 18 का रखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो y प्लस 18 x की जगह हमने रख लिया, प्लस y एज इट इज इक्वल टू 180 एज इट इज। तो देखिए अब यहाँ से हम कैसे सोल्व करते हैं, y प्लस y इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे अभी मैं आपको। तो ये जो प्लस का 18 है, अगर हम इसको इधर ले आए, राइट हैंड साइड को ले आए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2y अगर 180 में से 18 गया तो 162 आ गया हमारे पास। अब y इक्वल टू, देखिए ये 2 यहाँ पर गुणा का है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, बा का। तो 162 बटे 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, 81। तो y इक्वल टू हमारे पास, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, 81। तो देखिए अब y का मान हमारे पास 81 आ चुका है। तो y का मान अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर x का मान निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए करते हैं। अब y का मान समीकरण, आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर आपको ये लाइन एग्जाम में जरूर लिख कर आनी है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं से पता करेगा कि आपने किस समीकरण में किसका मान रखा है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन होता है। तो देखिए अब y की जगह हम यहाँ पर y की जगह हम क्या रखेंगे, 81। तो चलिए x इक्वल टू वाई प्लस 18, इसमें हम y का मान रख देते हैं। तो x इक्वल टू y की जगह क्या रखेंगे, 81 प्लस 18 है, ये हमारे पास x का मान क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 90।
तो देखिए बड़ा कोण जो है हमारे पास वो 90 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। तो x इक्वल टू 90 एंड y इक्वल टू 81। यहाँ से हमारे पास x और y दो समपूरक कोण, एक कोण है 90 डिग्री और दूसरा है 81। अब इन दोनों का कोण, दोनों कोणों का योग 180 है। यस, तो ये संपूरक कोण है। देखिए मैंने कहा था कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण दूसरे कोण से मतलब अगर 18 जोड़ दे तो वो हमने सेटिस्फाई कर ही लिया है। तो यहाँ से हमारे पास x और y का मान ये निकलता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदी? 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। बाद में फिर उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो इसने कहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू कितना हमारे पास एक बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं हम। माना एक गेंद का मूल्य इक्वल टू क्या हमारे पास y। अब देखिए एक बल्ले का मूल्य हमने x मान लिया और एक गेंद का मूल्य हमने y मान लिया। तो प्रश्नानुसार हमारे पास पहली लाइन में हमें क्या कहा गया है? 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा? 6y इक्वल टू कितने रुपए की है? 3800 रुपये की है। यहाँ से हमारे पास समीकरण 1 है। अब देखिए इसने दूसरी शर्त क्या कही है? दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंदों का मूल्य कितना होगा? 5y इक्वल टू कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपये में। ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए हम इक्वेशन 2 या एक कौन सी भी इक्वेशन लेकर के हम x या y का किसी का भी मान निकाल लेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपये। अब देखिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं जो कि हमारा अधूरा मान होगा। तो अगर हम y वाली टर्म को इधर ले आए तो यहाँ पर प्लस की तो इधर आकर माइनस की। तो देखिए 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने x को रखना है तो 7 यहाँ गुणा का तो इधर आकर भाग का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। ये हमारे पास आ गया x का मान। अब हमने x के मान को क्या करना है? समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। x का मान है समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। नहीं भाई, समीकरण 2 हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1715। इसमें हमने क्या रखना है? x के मान को रखना है। x की जगह हमने क्या रखना है? ये रखना है। तो चलिए रखते हैं 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7। अब देखिए और बाकी इक्वेशन एज इट इज प्लस 6y इक्वल टू 5y इक्वल टू 1750।
आपको भी चलना नहीं, बिल्कुल भी अच्छी तरह से क्वेश्चन करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये 3 से यहाँ पर गुणा हो रहा है तो हम इसको गुणा कर लेंगे। 0 0 4 11, ये हमारे पास 3800 से अगर 3 को गुणा करेंगे 0 0 3 8 24 का 4 का, यहाँ पर असल 2 3 3 और 2 11, ये आ गया हमारे पास। अब 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 छके 18, तो 18y/7 एज इट इज प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। पहले एलसीएम हमारे पास यहाँ से क्या आया 7, तो 7 एलसीएम आया तो देखिए ये एज इट इज माइनस 18y प्लस 7 किसके साथ गुणा हो जाएगी, 7 पंजे 35y इक्वल टू 1750। अब हमें ये प्राप्त हुआ है, तो इससे हमें क्या करना है, देखिए ये 7 यहाँ पर क्या है भाग का, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा गुणा का हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम ये एज इट इज माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू, अगर इसके हम किसके साथ 7 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या आप गुणा करके देख लेना, हमारे पास 12,250 आएगा अगर हम इसको 7 से गुणा करेंगे। 7 0 0 7 5 35 3 7 7 49 और ये 10, ठीक है। तो आप एक बार इसको गुणा करके देख लेना। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है प्लस है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400 हो गया। अब देखिए अगर हम 35y प्लस का है 18y माइनस का है तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा भाई 17y। अगर 35 में से हम 18 को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा 17y इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको घटा दें तो क्या आएगा 850। जब हम 12,250 में से 11,400 को घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 850। तो देखिए अभी यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होता है y इक्वल टू 850, ये यहाँ पर 17 गुणा का है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा, तो 17 बटे में हो गया। अब देखिए 17 से कटता है तो y इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा भाई, हमारे पास 50 आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 50 आ गया। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया 50। अब y का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या थी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये थी हमारे पास समीकरण 1। अब इसमें y का मान रखते 50, यानी y की जगह हमारे पास क्या रखेंगे अब हम 50। तो देखिए 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। अब देखिए अगर हम 6 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 300, तो 7x प्लस 300 इक्वल टू 3800। अब देखिए अगर हम ये 300 यहाँ पर क्या है प्लस है, तो अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300, यहाँ से हमारे पास 7x इक्वल टू, अगर हम 3800 में से 300 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3500। तो x इक्वल टू ये 7 यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का, 3500 बटे 7 5 35, यानी हमारे पास क्या आएगा 500। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई 500 रुपये। x इक्वल टू है 500 और y इक्वल टू हमारे पास क्या आया 50। देखिए तो एक बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना है हमारे पास 50 रुपये। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में
एक नियत बाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर बाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए, एक नगर में टैक्सी का बाड़ा है जो वो नियत बाड़े के अतिरिक्त चली गई। जब नियत बाड़े के अतिरिक्त कोई वह टैक्सी चलती है तो उसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लिए जाते हैं तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये लिए जाते हैं। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आप क्वेश्चन की गहराई में मत उतरे, क्वेश्चन में ही अपना आंसर छुपा है। मैं बार बार कहता हूँ, आप क्वेश्चन को एक दो बारी पढ़ लेंगे तो किस आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है। देखिए, पहले तो नियत भाड़ा क्या होता है और हमारा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा क्या होता है? नियत भाड़ा होता है अपनी नियत के अनुसार लिया गया। यानी अगर हम कहीं पर जाते हैं तो अपनी नियत के अनुसार वो कोई भी टैक्सी वाला कह दे कि 15 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, वो होता है नियत भाड़ा। और प्रति किलोमीटर यानी हम उसको चालू कर देते हैं मीटर को, और जितने किलोमीटर गया उसके हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ता है। तो देखिए, नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा तो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि नियत का भाड़ा तो हमारा सेम रहेगा, नियत के अनुसार भाड़ा लेना। तो माना नियत भाड़ा इक्वल टू एक्स है। हमने नियत भाड़ा मान लिया हमारा एक्स है, तो प्रति किलोमीटर के भाड़े को हम क्या मानेंगे? वाई। तो माना अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त चले गए, नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू क्या मान लेंगे हम? वाई मान लेंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार। लाइक तो बनता है, मेहनत करते हैं हम, आपके लिए करते हैं। तो देखिए, प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई है, तो अब क्या करना है? हमें अपनी लाइनों को पढ़ना है और अपना काम करना है प्रश्नानुसार। क्या कहा इसने पहली लाइन में कि सम्मिलित किया जाता 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो देखिए, नियत भाड़ा चल दिया x, अब 10 किलोमीटर और चला प्लस 10 किलोमीटर, क्योंकि तो किलोमीटर का क्या लगाया हमने? y, तो 10y। नियत भाड़ा हमेशा x ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई किलोमीटर तो हमें लगाना नहीं है। तो नियत भाड़ा x चलने के बाद प्लस कर दिया 10 किलोमीटर और, तो उसके लिए हमारा भाड़ा कितना लगेगा? 105 रुपये। तो 105, ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब अगली समीकरण देखिए, आगे इसने क्या कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए। यानी दूसरी शर्त हमारे पास है, दूसरी शर्त, नियत भाड़ा जब हमने चल लिया, यानी एक्स हमने चल लिया, नियत चाल हमारी चल ली, तो फिर 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला गया, किलोमीटर का वाई लगाएंगे। देखो, आपको क्वेश्चन कितना आसान लगने लगा है। इसके लिए भाड़ा हमारा कितना लगेगा? 155 रुपये। यहाँ से हमारे पास समीकरण कितनी है? 2 है। अब समीकरण हमने बना दी है। पहले वाला की तरह क्वेश्चन करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए करते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से करना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहाँ से हमने x का मान निकालना या y का मान निकालना, हम यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन आसान से आसान बना कर दूंगा, बस आप करने वाले होने चाहिए। तो देखिए, x इक्वल टू, ये 10 यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर माइनस का, 105 माइनस 10y, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? x का मान आ गया। अब हमने क्या करना है? इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान है समीकरण 2 में रखने पर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, x की जगह मैंने क्या रखना है? 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ये हमारे पास प्राप्त होता है। अब देखिए, ये 105 यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 माइनस 105। अब देखिए,
ये -10y -10y है और +15y है, तो हमारे पास क्या है यहाँ से हमारे पास बचता है 5y इक्वल टू 155 में से अगर हम 105 को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल राइट 50। यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू ये 5 यहाँ पर गुणा तो इधर आकर भाग 50/5 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10। अब हमारे पास y का मान आ चुका है। अब हमने क्या करना है, y का मान हमारे पास 10 आया है, तो अब हमने क्या करना है, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं हम। तो देखिए अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हमारे पास क्या था, 10 आया था। 10 को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, हमारे पास समीकरण 1 है। तो अब हमने y की जगह क्या रखना है, 10 रखना है। तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो x प्लस यहाँ पर हमारे पास 100 आया है इक्वल टू 105। ये 100 यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है, तो इधर आकर माइनस x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, यहाँ से 5 आया है। तो देखिए अब हमारे पास y का मान हमारे पास क्या आया था, 10। तो y का मान हमारे पास क्या आया था, 10, और x का मान हमारे पास क्या आया है, x का मान आया है हमारे पास 5। यानी नियत भाड़ा हमारा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा 10 रुपये। अब इसने आगे हमें क्या कहा गया है, आगे इसने कहा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा। अब हमने नियत भाड़ा निकाल लिया है, x का मान और प्रति किलोमीटर यानी y का मान। अब इसने कहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब हमने ये निकालना, अगर एक कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चले यात्रा करे तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। देख, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, नियत भाड़ा हमारा x, यानी x तो चलेगा ही, इसके अतिरिक्त कितना चलेगा, 25 किलोमीटर यानी 25y। तो इक्वल टू अब हमें यहाँ पर कितना भाड़ा देना होगा, ये हमारा नियत 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा इक्वल टू ये है। अब यहाँ पर हमने क्या रखना है, x और y का मान रखना है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 5, y की जगह हम क्या रखेंगे, 10। तो x यानी 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी y की जगह 10 रख दिया इक्वल टू, देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपये। 25 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति सफ़र करता है यानी यात्रा करता है तो उसे 255 रुपये देने होंगे। x का मान है हमारे पास 5, y का मान हमारे पास 10 और 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ी आसानी से सोल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ये कहना चाहता है कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है, यानी वो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहले 2 जोड़ रहा था अब 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो हम अंश और हर ये पता लगाते कि ये होते क्या हैं। देखिए अब कोई भी संख्या हमारे पास बटे में लिखी हो, यानी ये लिख दी, जैसे 8/9 लिख दी, ये लिख दी, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वो ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या होता है, उसे हम अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। ये होते हैं अंश और हर। यानी कोई संख्या x/y के रूप में लिखी हो तो अंश हमारा x और y हमारा हर है। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना अंश मान लेते हैं हम x है, माना हर हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार अब ये मान लिया हमने, तो ये किस रूप में लिखे जाएंगे, अंश और हर इस रूप में लिखे जाते, तो x/y यानी अंश और हर। अब अगर इसने कहा इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आता है, 9/11 इसने दिया हुआ है। अब इसको कैसे समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनों को मुश्किल मानकर मत चलिए।
तो देखिए अगर हम ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो 11 के इसके साथ 11 इंटू एक्स प्लस 2, मैं आपको एक एक स्टेप करवाऊंगा, इक्वल टू इसके साथ 9 वाई प्लस 2। अब देखिए 11 किसके साथ करेंगे तो 11 एक्स प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू इसके साथ करेंगे तो 9 वाई इक्वल टू 9 दूनी 18। अब जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम इधर ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म उनको इधर। देखिए अगर हम इस 9y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 11x माइनस 9y, और अगर इस 22 को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल टू 18 है माइनस 22। अब देखिए 11 है x माइनस 9y इक्वल टू, अगर हम 18 में से 22 को घटा दे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -4, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या होती है समीकरण 1 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए अब समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरी लाइन को पढ़ना होगा, बस इजी है यार। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहले हमने क्या जोड़ा था 2 जोड़ा था, अब हम क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। तो दूसरी शर्त अनुसार अंश और हर में हम 3 जोड़ दें, अंश यानी x, हर यानी y, अगर इन दोनों में 3 जोड़ दें +3 इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आंसर मिलता है हमें, अगर हम इनमें 3 को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 5/6। तो देखिए यहाँ पर 5/6 हमें प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं। देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, आपने ऐसे काटा नहीं मारना अपनी कॉपी पर, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। अब देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 18 है इक्वल टू इसके साथ करेंगे तो 5y प्लस 15। अब देखिए हम वेरिएबल वाली टर्म को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड को और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड को। तो देखिए 6x, अगर 5 इधर आ गया तो -5y, और ये 18 इधर आ गया तो इक्वल टू 15 है -18 है। यहाँ से हमारे पास क्या समीकरण मिलती है हमें, 6x - 5y इक्वल टू 15 में से 18 गया तो हमारे पास क्या आया -3। तो ये हमारे पास समीकरण क्या है 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हम पहले के हिसाब से ही इनको सोल्व करते हैं। तो चलिए इनको अब हम सोल्व करते हैं। अब देखिए समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुकी हैं, दोनों समीकरण हमें मिल चुके हैं। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 से करते हैं। तो समीकरण 1 से हम करते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास 11x - 9y इक्वल टू -4। देखिए अगर हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो अगर हम -y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा +9y। तो 11x इक्वल टू -4 + 9y। हमने x का मान निकालना तो यहाँ पर सिर्फ x को रखना होगा। तो 11 यहाँ पर गुणा का है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू -4 + 9y/11, ये हमारे पास x का मान आ चुका है 11। अब हमने क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए x का मान है समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है 6x - 5y इक्वल टू -3। तो 6x - 5y इक्वल टू -3, x की जगह हमने मान रखना है x का, ये -4 + 9y/11। तो 6 इंटू -4 + 9y/11, बाकी एज इट इज -5y इक्वल टू -3। अब देखिए ये यहाँ पर गुणा है हमारे पास, तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं। अगर गुणा करते तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है हमें, तो 6 की गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो -24, 6 चौके 24 और 6 निमा 54, y 11 एज इट इज -5y इक्वल टू -3।
अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 11 हमारे पास एलसीएम आएगा। तो 11 बटे -24 प्लस 54y माइनस 11 किसके साथ गुणा करेंगे तो 55y इक्वल टू -3। अब ये 11 यहाँ पर क्या है, भाग का है, तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा का। और अगर 11 के हम -3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -33। तो देखिए -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू -33 हमें यहाँ से मिलता है। अभी अगर इस 24 को हम इधर ले आए, ये 24 यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम इसको सोल्व करें तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 54 है, 54y माइनस 55y, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचता है, -y, क्योंकि 54 में से अगर 55 को घटा दे तो हमारे पास -1 बचता, तो -y और इक्वल टू -33 प्लस 24। अब देखिए अगर हम 24 में से अगर 33 को घटा दे तो -y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 9। यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, 9 बचता है, तो माइनस का 9 बचता है। तो y इक्वल टू +9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका, तो y का मान हमारे पास क्या आया, यहाँ से 9 आया। अब हमने क्या करना है, y का मान है समीकरण 1 या 2 में रखने पर। तो चलिए रखते। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हमारे पास क्या है, 9 है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इसमें हम y का मान रख देते हैं। तो देखिए 11x माइनस 9y की जगह हम क्या रखेंगे, 9 इक्वल टू -4। अब अगर 9 की गुणा 9 से करेंगे तो हम 11x माइनस 81 यानी 81 इक्वल टू -4। अब देखिए अगर हम ये 81 को यहाँ पर ले आए, 81 को हम अगर इधर ले आए तो ये माइनस का तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 11 है x इक्वल टू -4 प्लस 81। तो 11 है x, अगर हम 81 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 77 आएगा। और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 11 यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का। तो देखिए 77 बटे 11 है, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आएगा, 7। तो x का मान हमारे पास क्या है, 7, और y का मान हमारे पास क्या है, 9। यानी अंश हमारे पास 7 है और हर हमारे पास 9 है, यानी ये इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारे पास है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी हो जाएगी। यानी जब 5 वर्ष बाद हम उनकी आयु को देखेंगे, 5 वर्ष गुजरने के बाद, तो उनकी जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुणी हो जाएगी। यानी जितनी उसके पुत्र की आयु है उसकी 3 गुणा कर देंगे तो जैकब की आयु हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, यानी जो पहले थी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी, यानी पहले थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी 3 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु थी, तो आप क्या करेंगे, पहले ये पता लगाएंगे कि अब मेरी कितनी है। अगर अब आपकी 8 है तो 3 वर्ष पूर्व आपकी 5 होगी। तो इसीलिए हम भी इनकी वर्तमान आयु पहले लिख लेंगे। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि हमारे पास वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु, तभी तो हम भविष्य की आयु निकाल पाएंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं, तथा माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, y। देखिए जैकब की वर्तमान आयु x मान ली है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y। तो अब देखिए 5 वर्ष बाद, तो अगर अब इसकी आयु x है तो 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बड़ा और हो जाएगा, तो इसमें 5 जुड़ जाएंगे। अब इसकी आयु y है तो 5 वर्ष बाद ये 5 साल और बड़ा हो जाएगा, तो इसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे। तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5,
और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु इक्वल टू वाई प्लस 5। अब देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। की आयु? जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? x प्लस 5। और उसके पुत्र की कितनी है? y प्लस 5। लेकिन उसके पुत्र के अगर आयु y प्लस 5 है, अगर उसके पुत्र की आयु में हमें 3 से गुणा कर दें, यानी इसको 3 से गुणा कर दें, तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 3 गुनी थी तो 3 गुनी हो जाएगी, तो x प्लस 5 इक्वल टू, अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो 3y प्लस 3 पंजे 15, ये हमारे पास आता है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। वेरिएबल वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड को। तो x माइनस 3y, ये 3 इधर आ गया, इक्वल टू 15 है माइनस 5। यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है? x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया तो हमारे पास क्या था? 10। इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ चुकी है। अब देखिए हम दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, अब इसकी आयु जैकब की x है, तो वहाँ 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी? यानी 5 को घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व इसकी x माइनस 5 होगी। उसके पुत्र की आयु y है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? y में से 5 घटा देंगे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व क्या है? बस स्टेप पढ़ते जाओ और करते जाओ। x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5। अब देखिए इसने क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आपको ऐसी चीज करना, बस यहाँ पर 7 से गुणा करना है इस कंडीशन में। तो x माइनस 5 जैकब की है, इक्वल टू y माइनस 5 उसके पुत्र की आयु है। ये इक्वल टू कब होगी? जब हम इसके पुत्र की 7 से गुणा कर देंगे। और ये इक्वल टू कब होगी? जब 3 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा करते हैं हम, x माइनस 5 इक्वल टू, अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो 7y, 7 पंजे 35 हमारे पास ये आया। अब कांस्टेंट वेरिएबल वाली टर्म को इधर लिख लेंगे और कांस्टेंट वाली को इधर लिख लेंगे। तो देखिए x माइनस 7y, ये यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर माइनस, और ये यहाँ पर माइनस का तो इधर आकर प्लस, इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। यहाँ से हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास माइनस 30। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब देखिए पहले की तरह हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना, तो चलिए करते हैं। अब हमें ये 2 समीकरणें प्राप्त होती हैं कंडीशन से। अब देखिए हम इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 x माइनस 3y इक्वल टू 10। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करनी है तो पहले हमने x या y का मान निकालना होगा, हम x का निकाल लेते हैं। तो x, अगर ये 3y हम इधर ले आए राइट हैंड साइड को, ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 3y। अब तो आपको बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आप साथ नोट बनाते चलिए। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 प्लस 3y। x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की जगह हमें क्या रखना है? x का मान, यानी 10 प्लस 3y। तो रख लेते हैं 10 प्लस 3y इक्वल टू प्लस माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि 7y एज इट इज तो लिखना ही था, ये तो मैं x की जगह लिखा भाई। अब देखिए ये 10 यहाँ पर प्लस है, अगर हम इस 10 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। और ये 3y प्लस है और ये 7y माइनस है, तो माइनस 7 प्लस 3 क्या आएगा? माइनस 7 प्लस 3 तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। माइनस 4y इक्वल टू
-30 - 10 इक्वल टू -40, y इक्वल टू -40 बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 4 से कितने पर 10 पर, तो y इक्वल टू 10, y का मान हमारे पास 10 आया। अब y का मान हमें समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में आप y का मान रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत मजा आ रहा होगा आपको करने में। x माइनस y की जगह हमें क्या रखना है 10, तो 3y इक्वल टू 10। पहले मैं आपको समीकरण लिख के दिखा देता हूँ कि समीकरण 1 ये है। अब इसमें y की जगह हम 10 लिखते हैं। x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, यहाँ से हमारे पास क्या आया 30, तो x माइनस 3 ढाई 30 इक्वल टू 10। अब ये 30 यहाँ पर प्लस का है, तो इधर आकर माइनस का ना, ये 30 यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस है पहले से ही, तो यहाँ पर आकर ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू हमारे पास क्या आया 40। तो x का मान हमारे पास 40 आया है और y का मान हमारे पास क्या आया है 10 आया है। तो अगर जैकब की आयु, वर्तमान आयु क्या हमारे पास 40 है, और उसके पुत्र की आयु हमारे पास क्या है y है। जैकब की वर्तमान आयु आपको लिखना, जैकब की वर्तमान आयु x इक्वल टू 40 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y इक्वल टू 10 है। तो आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और हमारे पास कई बच्चों के कमेंट भी आए और फ़ोन भी आए हैं कि सर और बेसिक मैथ करवाओ, 10th से क्या काम चलेगा, बेसिक भी करवाओ। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि अगले संडे से हर संडे को आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी भाई, बेसिक मैथमेटिक्स करवाया जाएगा उस क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगले संडे तक इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाए भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।